आज हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सितंबर एग्जाम के लिए जो हमारा पेपर है वो पूरा का पूरा एमसीक्यूज है। क्लियर है? अर्लियर पेपर में कुछ सब्जेक्टिव सम्स भी होते थे, अब ऐसा नहीं है। इस सितंबर एग्जाम में द 100% एग्जाम इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। क्लियर है गाइस? तो आइए हम इन एमसीक्यूज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक अटैम्प्ट में हम लोग एग्जाम क्लियर कर सकें। ठीक है गाइस, चलिए इससे पहले हम शुरू करें, बस एक बात ध्यान रखना है, एमसीक्यूज का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन आएंगी। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, बिना चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड किए हुए इन अ हीट ऑफ हरी जल्दी से किसी ऑप्शन पे टिक कर देता है। नहीं गाइस, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप। तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से पहले ये कंपलसरी है कि आप पहले चारों ऑप्शन को, गिवन ऑप्शन को बहुत थोरोली स्टडी करेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद ही सही आंसर देंगे, बट दैट टू विद इन द लिमिटेड टाइम। ध्यान रखना, हमारे पास एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिनट्स का टाइम है। क्लियर? तो हम कोशिश करेंगे कि हम उससे भी जल्दी अटेम्प्ट कर सके, बट विद अ लॉट ऑफ केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की बात करेंगे एंड आई होप आप चैप्टर अच्छे से गो थ्रू कर चुके होंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको सिर्फ एमसीक्यूज मैकेनिकल नहीं करने, अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एमसीक्यूज करेंगे अपने पहले स्टडी नोट्स की। क्लियर है? स्टडी नोट्स नंबर 1 के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, जो है अकाउंटिंग बेसिक्स। ठीक है जी, तो उसके एमसीक्यूज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। तो बिफोर वी अटेम्प्ट एनी एमसीक्यूज हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद ही सही आंसर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है सर एम परचेज अ कार। अब एम कौन है? आई एम हो सकता है या किसी बंदे का नाम होगा। चलिए XYZ, उसने एक कार खरीदी फॉर ₹10,000। ठीक है जी, कितने की कार खरीदी? 10,000 रुपए की। पेड 3,000 एज कैश, और 3,000 रुपए कैश दे दिया। जैसे आप जानते हैं अक्सर होता है कि जब हम कोई कार खरीदते हैं तो सारी पेमेंट एक साथ थोड़ी ना करते हैं सर, कुछ डाउन पेमेंट देते हैं और बाकी का हम लोन करवा लेते हैं कि सर बाद में पे कर देंगे विद वेरियस इंस्टॉलमेंट। तो गाइस व्हाट हैपन, हमने एक कार खरीदी 10,000 रुपए की और 3,000 ऑन द स्पॉट एज ए डाउन पेमेंट पे कर दिया। ठीक है जी, एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और हम बैलेंस अमाउंट पे करेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब वो कहता है ड्यू टू दिस, बताइए इससे क्या हुआ? क्या हुआ इससे? टोटल एसिड इंक्रीज बाय 10,000, हमारी टोटल एसिड 10,000 से बढ़ गई, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी, टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 3,000, लाइबिलिटीज 3,000 से बढ़ गई। सर ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। एसिड इंक्रीज बाय 7,000 विद कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय 7,000, और बोथ ए एंड बी। तो वो पूछ रहा गाइस आपसे सही ऑप्शन बताइए। तो मैं आपको बता दूं ये अकाउंटिंग बेसिक में अकाउंटिंग इक्वेशन का समय गाइस। किसका समय? ये अकाउंटिंग इक्वेशंस का। हाँ जी, क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? कम ऑन एवरीबडी। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो गाइस हमने एक कार खरीदी, व्हाट हैपन, वी बॉट अ कार। तो हमारे पास एक कार आ गई 10,000 की, तो हमारी एसेट्स बढ़ गई 10,000 से, बट 3,000 हमने कैश में पे भी कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास से कैश 3,000 से कम भी हो गया, तो नेट इंक्रीज कितना आया? 7,000 का। क्लियर है? अब क्योंकि 7,000 रुपए हमें टोटल पे भी करना है जो अभी हमने पे नहीं करा, तो हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई? 7,000 की। तो कैपिटल पे इफेक्ट 0। क्लियर है? तो अगर मैं इसको ऐसे करूं गाइस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आप जानते हैं हमारे पास कार कितने की आई? एसेट 10,000। सर कितने रुपए कैश दे दिए हमने? 3,000। तो नेट कितने की बची? 7,000। ठीक है जी, अब हमने 3,000 हमने कैश पे करा, सर पे तो 10 करना था ना, तो बाकी हम जो बचा वो लोन में पे करेंगे। हम जानते हैं सर लोन इज व्हाट? लायबिलिटी। तो हमारी लायबिलिटी भी कितने की हो गई? 7,000। कैपिटल पे इफेक्ट 0। बोलो जी बात क्लियर? कम ऑन एवरीबॉडी।
ठीक है जी, तो क्या हमारी इक्वेशन टैली हो रही है? यस। ठीक है, तो हुआ क्या सर, हमारी एसिड नेट इंक्रीज हुई 7000 से और कॉरेस्पॉन्डिंग साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई 7000 से। और ये कौन सी बात है? ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो आप लिखेंगे एसिड विल इंक्रीज बाय 7000 विथ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटीज बाय 7000। ठीक है, सो दैट वाज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप यहां तक मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। कहता है डैश आर पेएबल विद इन 12 मंथ। पेएबल है गाइस, पेएबल की बात कर रहा है सर। जो चीज पेएबल होती है ना वो लायबिलिटी होती है। भाई पे करना है तो वो लायबिलिटी है। अच्छा, कब पे करना है? 12 महीने के भीतर भीतर, और 12 महीना मतलब 1 साल। और हम बचपन से जानते हैं, बेसिक जानते हैं कि कोई भी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर या मैक्सिमम 1 साल में पे करनी है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? करंट लायबिलिटी। तो बस वो पूछ रहा है डैश आर पेएबल विद इन 12 मंथ, तो बताइए हमें उसे 12 मंथ में पे करना है। क्या वो करंट लायबिलिटी है? आंसर इज यस। क्या वो नॉन करंट लायबिलिटी है? नो। क्या वो लिक्विड लायबिलिटी है? नो। क्या वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है? नो। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बोलो क्लियर? ठीक है, तो व्हाट इज करंट लायबिलिटी? अ लायबिलिटी विच इज टू बी पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक है जी, जो लायबिलिटी 12 महीने या उससे भी पहले पे करनी है, उस लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो ये है हमारे एमसीक्यूज जो बेसिक पर आएंगे। एमसीक्यूज पूरे क्वेश्चन पे मिक्स आएंगे, बस आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कह रहा है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल दो। ठीक है जी, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है नंबर 1 जिसमें हम किसी फिक्स एसेट को खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? फिक्स एसेट को। नंबर 2, या फिर हम फिक्स एसेट की एक्सटेंशन करते हैं। क्लियर है? नंबर 3, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है? प्रोडक्टिविटी को। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें फिक्स एसेट खरीदी जाती है या फिक्स एसेट की वैल्यूज इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने उसके ऊपर एक मंजिल और डलवा ली तो फैक्ट्री की वैल्यू बढ़ गई। बोलो जी बात क्लियर है? या फैक्ट्री के बाहर आपने पार्किंग लॉट बना दिया तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। क्लियर है? हम उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो जी बात क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं ऑप्शन 1, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मैं कह दूं ये सारी फिक्स एसेट्स हैं? आंसर इज यस। तो इसका खरीदना क्या है? फिक्स एसेट। ये तो है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ जी, जो आपने लीज पर लैंड एंड बिल्डिंग ली है, कम ऑन एवरीबॉडी, उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, आपको पता है गुडविल इज ऑल्सो व्हाट? अ फिक्स एसिड एंड दैट टू इंटेंजिबल फिक्स एसिड। बोलो जी बात क्लियर है? तो सर ये तीनों ही खर्चे कैपिटल हैं, तो व्हाट अबाउट दिस? ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी क्लियर है? तो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल ऑफ द अबव। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आपको पता चल गया होगा सर व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें किसी फिक्स एसिड को खरीदा जाता है, या फिर जो फिक्स एसिड की वैल्यूज को इंक्रीज कर देता है, या फिर जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सच एक्सपेंडिचर आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलिए अगले सम पर आते हैं गाइस। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ बुक is referred to as, guys सुनना, the art of recording transaction in a book is known as what? Bookkeeping। बोलो जी बात क्लियर है? तो what is bookkeeping? is art of recording transaction in a set of book। ठीक है जी, और हम जानते हैं where bookkeeping ends, accounting begin। बिना bookkeeping के accounting is not possible। बोलो जी बात क्लियर है? तो ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना, ये डिसाइड करते हुए क्या वो फाइनेंशियल नेचर की है, दे आर नोन एज व्हाट? बुककीपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगले सम पर आते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू। अब सबसे पहली बात गाइस, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल
विच इज यूज फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कैपिटल का वो पार्ट जो डे टू डे ऑपरेशन में यूज होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? ऑपरेटिंग कैपिटल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? ओके। वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। जब हम सारी करंट एसिड्स को जोड़ दें सो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और जब हम करंट एसिड में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें सो दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं सर व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सो दैट इज इक्विवेलेंट टू करंट एसिड्स। बोलो जी, बात क्लियर है? और सर अगर आप मुझसे कहते हो अच्छा जी व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, तो हम बोलेंगे सर करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये वर्किंग कैपिटल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो जो आपको याद रखना है। तो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द ऑपरेटिंग कैपिटल। इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसिड ओवर करंट लायबिलिटी। तो अगर वो बोल रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्या पूछ रहा है? ग्रॉस। तो अब जल्दबाजी में स्टूडेंट सिर्फ क्या देखता है? वर्किंग कैपिटल, और फटाफट से लगा दिया करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बताइए। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस द टोटल ऑफ करंट एसिड। कौन सी ऑप्शन है गाइस? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस बेसिकली द टोटल ऑफ करंट एसिड्स, एज सिंपल एज दैट। बट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस टोटल ऑफ द करंट एसिड्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटीज। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसों के लिए होती है। तो कह रहा है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो की जाती है। भाई क्यों की जाती है? ऑप्शन है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना जल्दबाजी में नहीं, हमें सारी ऑप्शन देख के बेस्ट आंसर चूज करना है। क्लियर है? करेक्ट नहीं, बेस्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मोटिव मतलब उद्देश्य। तो बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होती है जी, बिल्कुल ठीक है। टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर। हाँ सर ये भी ठीक है कि बिजनेस इसलिए करते ताकि हमारी वेल्थ बढ़े। भाई एक फैक्ट्री है, कल 2 हो, 3 हो, 4 हो। क्लियर है? तीसरा विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। तो सर तीसरे पॉइंट में दोनों पॉइंट कवर हो रहा है। क्लियर? नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंग टू मी सी इज द बेस्ट आंसर। बोलो जी, बात क्लियर? सर शुरू के दोनों आंसर भी करेक्ट हैं, लेकिन हमें करेक्ट के साथ साथ बेस्ट भी चूज करना है। तो हमारे लिए बेस्ट आंसर क्या है? सी। तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी अंडरटेकन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं प्लीज। चलिए अगले सम पे आते हैं। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज एन डैश ऑफ द बिजनेस। अच्छा जी, हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? क्लियर है सर? इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने अकाउंट से अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे सके। किसको दे सके इंफॉर्मेशन? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को। बोलो जी, बात क्लियर है? भाई अगर किसी को मेरे बिजनेस के बारे में जानना है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, खराब चल रहा है, तो कैसे पता करेगा? सर वो मेरे फाइनेंशियल अकाउंट चेक करेगा। बोलो जी, बात क्लियर? और उससे उसे पता चल जाएगा कि वेदर आई एम प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग। क्लियर है? अच्छा जी, अब किसी चीज की हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? लैंग्वेज का। तो अकाउंटिंग भी तो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है? इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज। इज अ बिजनेस लैंग्वेज जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू? अपने अकाउंटिंग यूजर्स के थ्रू। बोलो जी, बात क्लियर है? तो अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज एन डैश ऑफ द बिजनेस लैंग्वेज फेज आर्ट नन ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बिजनेस लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग इज व्हाट? इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस जिसके थ्रू हम बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ओवर करते हैं। किसे? अपने यूजर्स को। ठीक है जी। यूजर्स कौन होते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, ओनर एंड ऑल द दे आर ऑल नोन एज द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस? चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं प्लीज। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग
measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by the user of accounting. This definition was given by, guys, this is the definition of accounting. ठीक है जी, तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें दी है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने. किसने दी है गाइस? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. सर अकाउंटिंग का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. अकाउंटिंग का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट. अकाउंटिंग का चौथा ऑब्जेक्टिव होता है असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर? तो पहला पढ़िए, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. हाँ जी. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. क्या अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने को बोलते हैं. बिल्कुल ठीक है सर. असरटेनमेंट का मतलब होता है फाइंड आउट, खोजना, रिजल्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन. रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस. क्या होता है रिजल्ट का मतलब? प्रॉफिट या लॉस निकालना. ठीक है जी, क्या ये तीनों ही होती हैं? हाँ, डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस व्हाट इज द राइट आंसर? डी. ऑल ऑफ द अबव आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए आगे आता है द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. गाइस याद रखना, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. तो कह रहा है जी मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? मेजरमेंट. यस, हम अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, लास्ट ईयर की और करंट ईयर की परफॉर्मेंस, फिर उसे कंपेयर करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं. सेकंड, फोरकास्टिंग, फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि पास के आधार पर हमारे आने वाले साल में हमारी सेल कितनी होगी, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी. तो ये सारे काम हम अकाउंटिंग में करते हैं. बोलो जी, बात क्लियर है यहाँ तक? Come on everybody. So measurement is a objective function, forecasting is function. C कह रहा है both A and B, तो C is going to be what? The right answer. I hope यहाँ तक clear हो गया. ठीक है guys. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस. डैश रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग ऑफ ए फिक्स्ड एसेट. गाइस बस ये लाइन अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट है. कहते हैं वो एक्सपेंडिचर जिसमें हम फिक्स्ड एसेट एक्वायर करते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. विच इज इंटेंडेड टू बी यूज ओवर अ लॉन्ग टर्म. यार हमें पता ही है फिक्स्ड एसेट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होती है, फिक्स्ड एसेट कभी भी रीसेल के लिए नहीं होती. क्लियर है? for earning profit from them. Example, amount paid to buy a computer for office use. ठीक है जी, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. याद रखना, जब भी हम किसी फिक्स एसेट को खरीदने की बात करेंगे गाइस, तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा होता है गाइस? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर वी बॉट फिक्स एसेट. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब ध्यान रहे सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं नंबर वन जो कैपिटल नेचर के नहीं होते, और आसान याद करने की ऐसी ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलोगे, जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आते हैं. खत्म बात. कोई भी एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आता है वो हमेशा रेवेन्यू होता है. बोलो जी, बात क्लियर है? कभी नहीं भूलोगे. अब जरा सोचते हैं, रिपेयर, हाँ जी सर पीएनएल की आइटम है. इंश्योरेंस पीएनएल की आइटम है. सैलरी पीएनएल की आइटम है. सैलरी एंड वेजेस पीएनएल की आइटम है. क्या ये तीनों खर्चे पीएनएल में आ रहे हैं? हाँ. तो ये कौन से हो गए? रेवेन्यू. और कैपिटल कहाँ आता है? बैलेंस शीट में. ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी. तो पहली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो जो कैपिटल नहीं है. दूसरा, जो डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं. तीसरा, जो सबसे आसान है, जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आते हैं. अगर आपने अच्छे से फाइनल अकाउंट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कोई भी एक्सपेंडिचर जो ट्रेडिंग पीएनएल में आता है वो हमेशा रेवेन्यू होता है. तो गाइस अकॉर्डिंगली ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. तो डी इज गोइंग टू बी व्हाट? द राइट आंसर. क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए देखिए कितना आसान है. यही पेपर में आएंगे इसी तरह के सिमिलर टाइप जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13.
डैश इज द डिस्काउंट यूजुअली अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर कंप्यूटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। बस अंडरलाइन करो लिस्ट प्राइस। कुछ भी हो जाए सर, दुनिया में लिस्ट प्राइस पर एक ही डिस्काउंट होता है और वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है गाइस? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट। याद रहेगी बात। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो गुड्स खरीदते और बेचते समय दिया जाता है, और जो जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाए वो कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। तो अब बस ट्रिक क्या याद करनी है, लिस्ट प्राइस पर हमेशा कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट। एज सिंपल एज दैट। आइए आगे देखिए, वही आ गया जो मैं कह रहा था। डैश इज अलाउड टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गाइस? प्रॉम्प्ट, क्विक, जल्दी पेमेंट। ठीक है जी, जो जल्दी पेमेंट के लिए दिया जाता है डेटर को, एंड दिस हैज टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। सारी बातें सही हैं सर। ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। तो दो बातें, जो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर होगा वो ट्रेड डिस्काउंट, और जो जल्दी पैसे देने के लिए होगा दैट वुड बी व्हाट? कैश डिस्काउंट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है सर, डैश रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ एसिड हुज यूजफुलनेस डज नॉट एक्सपायर इन द ईयर ऑफ देयर अकरेंस बट जनरली एक्सपायर इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी। कहता है ये वो एसिड्स हैं जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है जी, फॉरन नहीं होता, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। गाइस ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रहे यहाँ पर उसने लिखा सर्टेन टाइप ऑफ एसिड, फिक्स एसिड नहीं लिखा। अगर फिक्स एसिड होती तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आज हम पे करते हैं या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी इनकर्ड हो जाती है, बट उनका बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में कई सालों तक मिलेगा। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं गाइस? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो जी बात क्लियर? जिसको हम डिले कर देते हैं। डेफर्ड मतलब डिले कर देते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? सारा एक साथ पीएनएल में नहीं लेके जाते, बट धीरे धीरे करके उसे हम पीएनएल में लेकर जाते हैं। क्लियर? तो सच आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म पार्ट ऑफ। हाँ जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपने फिक्स एसिड खरीदी है, आपने मशीन खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदी है। बताइए ट्रेडिंग में, पीएनएल में या बैलेंस शीट में? कम ऑन सर, बैलेंस शीट में। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ए इज द राइट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट में आता है, और ट्रेडिंग पीएनएल में जो आता है वो हमेशा क्या होता है? रेवेन्यू। वो कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर मोर देन वन अकाउंट, अंडरलाइन कर लो बस, मोर देन वन अकाउंट। सर कोई भी एंट्री हम जब बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर दो से ज्यादा हो जाए, यानी दो डेबिट एक क्रेडिट, क्लियर है, या एक डेबिट दो क्रेडिट, या दो डेबिट दो क्रेडिट, क्लियर है, मोर देन one account which is to be debited or more than one account which is to be credited is known as compound journal entry. तो what is the right answer? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट ओपन होते हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, इट डजंट मैटर। तो वो एंट्री जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट आएंगे दे आर नोन एज व्हाट? कंपाउंड जर्नल एंट्री। आई होप मेरी बात क्लियर है गाइस। चलिए कहता है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड ओनर कैपिटल। ध्यान रखना, ओनर इक्विटी का मतलब होता है गाइस कैपिटल। बस मेरा एक ही प्रश्न आपसे, एसिड्स लायबिलिटीज कैपिटल, एसिड्स लायबिलिटीज कैपिटल ट्रेडिंग में आता है, पीएनएल में आता है या बैलेंस शीट में आता है? कम ऑन, एसिड लायबिलिटीज कैपिटल कहाँ आता है? सर बैलेंस शीट में आता है। क्लियर है? तो इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस शीट। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज द राइट आंसर। इट इज द बैलेंस शीट विच रिप्रेजेंट व्हाट? द अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप यहां तक क्लियर। कम ऑन, कहता है द डेट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर। भाई आपका बैड डेट हुआ और वो बाद में रिकवर्ड हो गया, बाद में वो मिल गया। मैं आपसे पूछता हूँ जर्नल एंट्री बनाइए, तो बैड डेट रिकवर्ड हुआ तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट
टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो वो यही तो पूछ रहा है कि अगर बैड डेट रिकवर्ड होगा तो उसका क्या होता है। सर हम उसे क्रेडिट करते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में, क्रेडिट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल में, डेबिट करते हैं पीएनएल में, नन। तो ए इज द राइट आंसर। तो अगर कोई बैड डेट हुआ और वो वापस आ गया तो अब एंट्री बना लो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, तो हम उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस। चलिए आप देख सकते हैं कितना सिंपली हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कहता है ट्रायल बैलेंस विल हैव नो बैलेंस। यहां पर बैलेंस का मतलब है मैच होना, यानी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा अगर करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, अगर हम एक एंट्री दो बार पोस्ट कर दे। The purchase on credit basis is debited to purchase and credit to cash. 500 cash payment creditor is debited to creditor 50 and credit to cash 500 and none of the above. Guys देखो ये है ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर्स ये डेबिट ये क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती हैं, दो कॉलम होते हैं डेबिट क्रेडिट, लास्ट में इसका टोटल निकालते जो बैलेंस हो जाता है। ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि लेजर। अब सर डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। सर ये तभी पॉसिबल है कब, जब आप डेबिट में जो अमाउंट लिख रहा हो वही क्रेडिट में भी लिखो। अगर आप डेबिट में 100 रुपये लिख रहा हो तो क्रेडिट में भी 100 ही आएंगे, तभी तो दोनों मैच करेगा। क्लियर। या लिखने थे 100 उसकी जगह 200 लिख दिए, कोई बात नहीं, 200 यहाँ लिख दो 200 यहाँ लिख दो, अब भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। बोलो जी बात क्लियर। यहाँ एरर की बात नहीं हो रही कि एरर है या नहीं है, हमें तो ट्रायल बैलेंस को मैच कराना है। ठीक है। वो कह रहा है सर करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस। आप एक ही एंट्री दो बार लिख दो, इसका मतलब दो बार आप डेबिट लिखोगे दो बार क्रेडिट लिखोगे, तो सेम अमाउंट लिख रहे हो ना, मैच कर जाएगा। परचेज आपने उधार में खरीदा तो परचेज डेबिट में, क्रेडिटर क्रेडिट में, यानी कम हो गया। या फिर आप उसे कैश में लिख दो तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट तो सेम है ना, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। बट ये कह रहा है कि 500 की पेमेंट थी, उसको आपने क्रेडिटर में 50 लिख दिया, कैश में 500 लिख दिया, तो सर दोनों का अमाउंट चेंज हो गया ना। तो डेबिट में अमाउंट अलग आ रहा है, क्रेडिट में अलग आ रहा है, तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अ ट्रायल बैलेंस शोज, मैंने अभी अभी बताया, अ ट्रायल बैलेंस शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल का मतलब कि जो लेजर हमने बनाए हैं उसमें प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन पूरी तरह हुआ या नहीं हुआ। और आप जानते ही हैं ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का मैच होना सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि लेजर अर्थमेटिकली सही है, बट वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि लेजर में कोई गलती नहीं हो सकती। दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड मैच है, हो सकता है तब भी लेजर में कोई एरर्स हो। बोलो जी बात क्लियर है। तो ट्रायल बैलेंस की अगर दोनों साइड मैच होती हैं तो वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, नथिंग एल्स। क्लियर गाइस? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? सर ये अभी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है जी सर, ऑल ऑफ द अबव रिपीट हो गया। ठीक है जी, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दीज आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल टास्क। बुक कीपिंग क्या है? एक मैकेनिकल टास्क है। ठीक है जी, मशीनीकरण की तरह होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट इन ट्रांजैक्शन विद फाइनेंशियल कैरेक्टर। यस, आपको पता है हम अकाउंट्स में सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, तो ये तीनों बातें सही हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? सो व्हाट गोइंग टू बी द राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व, रिपीट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। क्लास वैसे ऑप्शन अलग है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यस। क्लासिफाइंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक, यस। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट, यस। एंड ऑल ऑफ द अबव। ये सारी करेक्टरिस्टिक होती हैं बुक कीपिंग में। नेक्स्ट,
एन एसिड शैल बी क्लासिफाइड एज करंट एसिड व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात, करंट एसिड वो एसिड्स होती है जो बेचने के लिए रखी जाती है। करंट एसिड वो एसिड्स होती है जिसका उद्देश्य 1 साल या उससे भी पहले कैश में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? करंट एसिड कभी भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं रखी जाती। क्लियर? तो पहला, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन और इज एंटेड टू सेल फॉर कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यस। इट इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। यस। हम अपने पास करंट एसिड इसलिए रखते हैं ताकि हम उसे बेच सकें। इट इज ड्यू टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ। आंसर इज यस। ये इसलिए रखते हैं कि हम उसे 12 महीने या उससे भी पहले बेच दें। तो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दीज आर ऑल द डेफिनेशन ऑफ करंट एसिड्स। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज मीन्स। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ। बिल्कुल सही है सर, लाइबिलिटीज विच आर पेबल इमीडिएटली। ठीक है जी, तो वो कह रहा है जी वो लाइबिलिटीज है जो हमें पे करनी है, इमीडिएटली पे करनी है गाइस। कैसे पे करनी है? इमीडिएटली नहीं, फौरन थोड़ी पे होती है सर। 12 महीने का टाइम किस लिए मिला है फिर? लाइबिलिटीज विच पेबल आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर, ये नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं 1 साल के बाद। नहीं सर, लाइबिलिटीज विच आर ट्रेडेबल रीडेबल विद इन 3 मंथ, नॉट एट ऑल। तो ए इज द राइट आंसर। तो लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 months, they are called what? The current assets, current liabilities, sorry. चलिए नेक्स्ट, एन एक्सपेंडिचर कैन बी रिकॉग्नाइज एज कैपिटल इफ इट इज इनकर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसिड यानी कि फिक्स एसिड। ठीक है। व्हेन एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इम्प्रूव द प्रेजेंट कंडीशन। यस। एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। यस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारी ही डेफिनेशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, state whether the following carriage of 10,000 is spent on machinery purchased and installed is a capital expenditure। याद रखना, मशीन का खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो मशीन को खरीदते समय जो भी खर्चा होगा वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, बट यूज से पहले तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने एक एसिड खरीदी और यूज से पहले तक सारे खर्चे कैपिटल नेचर के हैं, बट यूज करने के बाद अगर कोई खर्चा हुआ तो फिर वो रेवेन्यू नेचर का होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन गाइस, ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन। हाँ जी, रेवेन्यू खर्चे और इनकम कहाँ आती हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, कैश फ्लो में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, बैलेंस शीट में। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ठीक है। चलिए, तो गाइज यहाँ पर आकर हमने ये एमसीक्यूज की ईजिली सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, आपने देखा कितना सिंपल है। लाइक वाइज एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे, पर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अटैम्प्ट करने से पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए एंड देन चूज द राइट आंसर। ठीक है गाइस। चलिए, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके।